मुझे तो साइंटिफिकली लगता है कि आदमी के शरीर के अंदर ही शराब मैन्युफैक्चर होता रहता है। अल्कोहल बनता है, शरीर में ही बनता है, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड रहता है उतना ही बनता है। आफ्टर ऑल क्या मोटिवेशन है किसी भी क्रिमिनल को क्राइम करने के लिए? वो फन के लिए नहीं करता है, उसको कोई उसमें प्लेजर मिलता है, ऐसी बात नहीं है। उससे उसकी आमदनी होती है। ये एक प्रोफेशन है, क्राइम एक प्रोफेशन हो गया है। चाहे वाइट कॉलर क्राइम हो या रंगदारी लेकर के पैसा कमाना हो। जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था इसको, तो संभवतः मेरी जानकारी में देश का कोई राज्य नहीं था जिसने इस दिशा में पुलिसिंग की हो। मेरी जितनी समझ है उसको शायद परसू नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई अस्त्र है, उसका आप उपयोग नहीं करेंगे तो अस्त्र आपके तर्कस में लगा रहेगा। और वो अस्त्र का उपयोग आप कैसे करेंगे या किन दो अस्त्रों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, ये आपके जो चीफ हैं उनको डिसाइड करना होगा और अप्लाई करना होगा। केवल डिसाइड नहीं, अप्लाई भी करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम बात करने आप पहुंचे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर के पास। और पूर्व डीजीपी अभयानंद सर की पहचान यह भी है कि बिहार के बड़े शिक्षाविद भी माने जाते हैं और बहुत काम किया है उन्होंने उस दिशा में। तो बिहार में कानून व्यवस्था का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और जाहिर है बिहार के डीजीपी रहे हैं। तो सर, इंटरव्यू की शुरुआत यहीं से, बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या वो सवाल वाजिब हैं या फिर क्या किया जाना चाहिए? विधि व्यवस्था के संबंध में मैं मूलतः एक ही बात कहूँगा कि यह कानून से संबंधित मामला है और इसका निराकरण कानून से ही होता है। कानून को किस प्रकार अप्लाई किया जाए जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, यह जो कानून अप्लाई करने वाले लोग हैं, अर्थात जो पुलिस के मुखिया हों या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया हों या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके मुखिया हों, उनको अप्लाई करना होगा। उनको लगाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि उनको लगानी होगी कि किस समस्या का निदान लॉ में किस तरीके से होता है। कोई इसका स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता है। मुझे भी जब यह दायित्व दिया गया था तो मैंने समय समय पर एप्लीकेशन को बदला था। कानून नहीं बदलता है, उसका एप्लीकेशन, द वे इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, वो बदलता है। बट कुछ मौलिक बातें रहती हैं, जैसे हमारी अपनी सोच थी कि आफ्टर ऑल क्या मोटिवेशन है किसी भी क्रिमिनल को क्राइम करने के लिए? वो फन के लिए नहीं करता है, उसको कोई उसमें प्लेजर मिलता है, ऐसी बात नहीं है। उससे उसकी आमदनी होती है। ये एक प्रोफेशन है, क्राइम एक प्रोफेशन हो गया है। चाहे वाइट कॉलर क्राइम हो या रंगदारी लेकर के पैसा कमाना हो। तो अगर उसका अर्थ ही उसको हम महरूम कर दें उस आमदनी से, उस प्रॉपर्टी से, तो उसका मोटिवेशन समाप्त हो जाएगा। ये एक तरीका है सोचने का, और इस पर मैंने इसको अप्लाई किया था। जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था इसको, तो संभवतः मेरी जानकारी में देश का कोई राज्य नहीं था जिसने इस दिशा में पुलिसिंग की हो, क्योंकि कानून भी नहीं था पुलिस के हाथ में। कानून जो बनाया गया था PMLA, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिला था, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही नहीं है। लेकिन उसका भी एक मेथड हमने निकाला था कि हम कंप्लेनेंट तो बन ही सकते हैं और उनको पीछे हम लग सकते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कि आप इसको अप्लाई कीजिए। वो कराया गया। आज मेरी जितनी समझ है उसको शायद परसू नहीं कर रहे हैं।
अगर आपके पास कोई अस्त्र है उसका आप उपयोग नहीं करेंगे तो अस्त्र आपके तर्कस में लगा रहेगा। तो जिस बेहतर रणनीति पर बिहार की पुलिस को काम करना चाहिए उस बेहतर रणनीति पर बिहार की पुलिस काम नहीं कर रही है। थोड़ा और बेहतर रणनीति की ज़रूरत है। रणनीति शब्द मैं नहीं इस्तेमाल प्लानिंग। करूँगा, प्लानिंग भी नहीं करूँगा। ये है कि आपके पास कुछ अस्त्र हैं और वो अस्त्र का उपयोग आप कैसे करेंगे या किन दो अस्त्रों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, ये आपके जो चीफ हैं उनको डिसाइड करना होगा और अप्लाई करना होगा। केवल डिसाइड नहीं, अप्लाई भी करना होगा। बिहार के डीजीपी रहे हैं सर आप, कितना मुश्किल होता है बिहार जैसे राज्य का, कितना चुनौतीपूर्ण होता है बिहार जैसे राज्य का डीजीपी होना, कानून लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को दुरुस्त रख पाना। कई अचीवमेंट हैं आपके नाम बिहार के डीजीपी रहते हुए, लेकिन कितना मुश्किल रहा सर? मुश्किल तो ऐसे कहिएगा तो कोई भी काम आप करना शुरू कीजिए तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर जिस एक व्यक्ति के हाथ में ये दायित्व दिया गया है वो अगर तय कर ले और उसके बारे में ये इम्प्रेशन हो जाए कि वो एविडेंस के साथ अगर कोई अपराधी पकड़ा जाएगा तो ईश्वर की भी पैरवी हो तब भी नहीं छूटेगा, किसी प्रकार का तिकड़म हो नहीं छूटेगा, परसू किया जाएगा और कानूनी रूप से किया जाएगा और बिना डिस्क्रिमिनेशन के किया जाए, वो एक्स पर हो या वाई पर हो, ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा। अगर इतनी बातें तय कर ली जाएं तो फिर मुश्किल क्या है। शराबबंदी को लेकर क्या ओपिनियन है सर? मुझे तो साइंटिफिकली लगता है कि आदमी के शरीर के अंदर ही शराब मैन्युफैक्चर होता रहता है। अल्कोहल बनता है, शरीर में ही बनता है, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड रहता है उतना ही बनता है। ये परसेप्शन पैदा करने की कोशिश या फिर ये बताने की कोशिश, ये कहने की कोशिश कि शराबबंदी से अपराध के जो आंकड़े हैं बिहार में उसमें कमी आई है या फिर कमी आएगी, कितना सही है? आंकड़ों के संबंध में मेरी एक अलग धारणा है। इससे ना तो आप कोई चीज़ प्रूव कर सकते हैं ना कोई चीज़ डिसप्रूव कर सकते हैं। जहाँ तक अपराध का संबंध है, मेरा यही मानना है कि अपराध परसेप्शन की चीज़ होती है और वो आंकड़ों से नहीं बनती है। वो जो घटनाएं हो जाती हैं सामने में उससे बनती है। अब एक दो आखिरी सवाल हम पूछेंगे सर। सवाल निजी है। बिहार के कई पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद या वीआरएस लेकर राजनीति ज्वाइन की। कभी मन में ये ख्याल आया नहीं सर कि हमको भी राजनीति में जाना चाहिए, हमको भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? कभी वैसा सोचा नहीं आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये क्लियर था कि 37 साल मैंने जी सर हाँ सर करके बिताया था। अब जी सर हाँ सर करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रह गई थी। तो क्या करना चाहते थे? क्या सोच थी कि रिटायरमेंट के बाद ये करना है? हालांकि सब जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं, देश जानता है कि शिक्षा की दिशा में, एजुकेशन की दिशा में आपने बड़े काम किए हैं और बच्चों को जिस तरह से इंजीनियरिंग के बच्चों को आपने पढ़ाया वो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो एक तो उसके बारे में बताया सर, और क्या आगे भी जिसका जिक्र आपने किया है शिक्षा, वो तो मैं जब मैं नौकरी में था उस समय से कर रहा था। वो एक मेरा पैशन था। अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी, उससे थोड़ी खुशी भी मिलती थी। मूलतः अपनी खुशी के लिए करता था। और उसके बाद आप पूछेंगे बच्चों का नाम तो मैं नाम भी भूल जाता था। लेकिन रिटायरमेंट के वक्त एक रिजॉल्व था अंदर से। हेल्थ बहुत अच्छा नहीं रहता था, कारण जो भी रहा हो, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति मैं थोड़ा
निराशावादी हो रहा था। 2011 में ही ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था डीजीपी बनने के 6 महीना पहले। तो मैंने ये तय किया था कि अगर मैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स समझ सकता हूँ तो मैं स्वास्थ्य का भी विज्ञान समझ सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं पढ़ के समझ सकता हूँ। मैंने पढ़ना शुरू किया और 2 बातें जो एकदम, जिसको आप ठेठ भाषा में कहते हैं, खूंटा ठोक के समझ में आ गई, वो ये कि आपका भोजन ही आपकी सबसे बड़ी दवा है और आपका शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर। अगर आप अपने शरीर की बात सुन लेंगे और सही भोजन करने लगेंगे तो बीमारी और स्वास्थ्य पर आप काबू पा सकते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, हम जहाँ बैठे हैं शहर की चकाचौंध से दूर हम किसी जगह पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल इस जगह के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि बीमार व्यक्ति भी आए तो स्वस्थ हो जाए। जाहिर है आपने सेहत की चर्चा की है। आज अभयानंद सर का रूटीन क्या है? शांति से जीता हूँ। एग्रीकल्चर अर्थात खेती कैसे की जाए। आप देख रहे होंगे इस पूरे प्रांगण में मैंने गोबर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि गोबर पर भी अब हमको भरोसा नहीं रह गया है। यहीं का पेड़ है, अनेक बड़े पेड़, छोटे पेड़, मंझोले पेड़, पौधे, क्रीपर्स, लत्तर, हर तरह की चीज़ है। और मेरी अपनी सोच है कि मिट्टी से वो मिनरल्स एंड जो भी उनके तत्व हैं पौधों के, उसको वो लेते हैं। पूरा जो पत्ता उनका है वो झड़ जाता है। उस पत्ते के लिए एक गड्ढा बना हुआ है। किचन से जो सामग्री निकलती है, वेस्ट, उसके लिए अलग गड्ढा है। और उसी से जो चीज़ निकलती है सड़ के, उसको हम ज़मीन पर रख देते हैं। तो फिर जो ज़मीन से निकल रहा है वो ज़मीन में चला जा रहा है और ये साइकिल एकदम प्राकृतिक रूप से चल रहा है। क्योंकि मैंने ये खेती अर्थ के लिए नहीं की है, ये खेती हमने हेल्थ के लिए की है। जो सब्ज़ी हो रही है वो सब्ज़ी सीधे टूटती है, सुबह में हम लोग तोड़ते हैं उसको और किचन में चला जाता है। 3-4 लोग हैं खाने के लिए, उसके लिए इनफ है। तो जो मूल अंतर है वो ये कि मेरी खेती पैसे के लिए नहीं हो रही है, मेरी खेती स्वास्थ्य के लिए हो रही है। बिल्कुल, जिसको सादा जीवन आप कह सकते हैं वो व्यतीत कर रहे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर। कई खूबियाँ, कई चीज़ें इनके बारे में पहले भी बताई जाती रही हैं। इस इंटरव्यू के बाद भी, इस इंटरव्यू के दौरान भी आपने यह समझा है, ये जाना है। तो इस इंटरव्यू को जितना आप शेयर कर सकें। हम बात कर रहे थे, अपराध को लेकर भी बात हुई। लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है जैसा कि मैंने पहले बताया। और उसके बाद आपके मन में भी ये जिज्ञासा होती होगी कि इतने बड़े अधिकारी जिनका इतना लंबा अनुभव रहा, रिटायरमेंट के बाद उनकी जीवन शैली क्या है। तो सेहत का टिप्स भी आपको मिला होगा। शरीर ही आपका डॉक्टर है। खान पान को अगर समझ जाएं तो स्वस्थ रह सकेंगे। तो इस इंटरव्यू की खासियत यही है कि एक नहीं कई चीज़ें आपको समझने को मिलेगी और कई टिप्स मिले हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।